नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार पुनः आपका सबल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिस्ट्री क्लास 12th का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैं 3 सैम्पल पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके साथ सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आशा है आपने वो सभी वीडियो देखे होंगे और आपकी हिस्ट्री की प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम इसी कड़ी में एक नया सैम्पल पेपर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके सीबीएसई के फर्स्ट टर्म पैटर्न के अकॉर्डिंग ही एमसीक्यूज़ के रूप में है। तो बच्चों चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के इनमें से कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। नंबर 1 कालीबंगा, नंबर 2 लोथल, नंबर 3 बनावाली, नंबर 4 शुरगई। तो बच्चों इसमें बनावाली वह जगह है जो हरियाणा से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है, एएसआई के पहले महानिदेशक कौन थे? नंबर 1 ऑप्शन है आर.ई.एम. व्हीलर, दूसरा अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा जॉन मार्शल, चौथा आर.डी. बैनर्जी। तो बच्चों अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये एएसआई के पहले महानिदेशक थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग महान स्नानागार का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते थे? नंबर 1 सामुदायिक स्नान, दूसरा तैराकी व्यायाम और पानी के खेल, तीसरा विशेष अनुष्ठान स्नान, चौथा सूखे या आपात स्थिति के दौरान उपयोग किए जाने वाले पानी का भंडारण। तो वह लोग विशेष स्नानागार का जो उपयोग था वो विशेष अनुष्ठान स्नान के रूप में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम डैश भाषा का साहित्य है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 तमिल, नंबर 2 मलयालम, नंबर 3 संस्कृत, नंबर 4 मराठी। तो संगम जो है वो तमिल भाषा का साहित्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद नहीं है? नंबर 1 वजनी, नंबर 2 मगध, नंबर 3 राजगृह, नंबर 4 अवंती। तो बेटा इसमें वजनी जो है ये महाजनपद नहीं है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है नंबर 1 प्रभावती गुप्ता, दूसरा हरिसेना, तीसरा कौटिल्य, चौथा वाणभट्ट। तो इस ग्रंथ की रचना हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? नंबर 1 शहरी नियोजन, दूसरा जल निकास प्रणाली, तीसरा गढ़ और निचला शहर, चौथा मिट्टी की पटिया पर लेखन। तो बच्चों जो मिट्टिया की पटिया पर लेखन है यह हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। अगला है, मध्य और दक्षिण भारत में दफनाने पर रखी गई बड़ी चट्टानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन मिल रहे हैं, उत्तर काला पॉलिश बर्तन, दूसरा स्तंभ, तीसरा बोल्डर, चौथा मेगालिथ्य महापाषाण। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर डी ऑप्शन है, इसे मेगालिथिस महापाषाण कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन मिल रहे हैं, नंबर 1 जॉन मार्शल, नंबर 2 व्हीलर, नंबर 3 डी.आर. साहनी, नंबर 4 अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सही उत्तर नंबर डी है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में जाना जाता है। धर्म सूत्रों में वर्णित वर्ण व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन है, यह जन्म पर आधारित था, दूसरा यह व्यावसायिक विशेषज्ञता को बढ़ावा देता था, तीसरा इसने विभिन्न वर्णों के बीच एकता पैदा की। डी ऑप्शन है दोनों ए और बी। तो बच्चों दोनों ए और बी इसके सही उत्तर हैं, इसलिए हम डी ऑप्शन को टिक यहाँ पर कर रही हैं। प्रश्न 11 है, कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 कथन यहाँ आपको दिए जा रहे हैं। वह अपने साक्षरता कौशल के लिए जाने जाते थे, दूसरा वह संगम वंश के थे, तीसरा उन्होंने विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की, चौथा उन्होंने तेलुगु में एक राज्य शिल्प की रचना की,
जिसे अमुक्तमाल्यादा के नाम से जाना जाता है। तो बेटे वह संगम वंश के थे, यह कथन यहाँ पर गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक डैश शासक द्वारा भेजा गया एक राजदूत था। कौन से राजा के द्वारा? प्रशिया, दूसरा रूस, तीसरा फारस, चौथा इटली। तो अब्दुल रज्जाक को फारस शासक के द्वारा भेजा गया था, वो उनका राजदूत था। प्रश्न 13 है, अब मुक्तम माल्यादा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह देवराय द्वितीय द्वारा संस्कृत में लिखा गया था और आध्यात्मिकता से संबंधित था। दूसरा, वह कृष्णदेवराय द्वारा तेलुगु में लिखा गया था और राज्यकला से संबंधित था। तीसरा, वह हरिहर द्वारा कन्नड़ में लिखा गया था और कूटनीति से संबंधित था। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो जो यह ग्रंथ है अमुक्तम लाद्या, ये कृष्णदेवराय द्वारा तेलुगु में लिखा गया था और राज्यकला से संबंधित था, राजा के कार्यों से संबंधित था। प्रश्न 14 है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। नंबर 1 बिहार में पटना, दूसरा भोपाल में कानाखेड़ा, तीसरा तमिलनाडु में सलेम, चौथा गुजरात में सूरत। तो बच्चों सांची का स्तूप जो है ये भोपाल के कानाखेड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, अन्य शिक्षकों या तीर्थंकरों से पहले कौन था? आपको पता है जैन धर्म में 23 तीर्थंकर माने जाते हैं, लेकिन उनसे पहले कौन थे आपको ये बताना है। नंबर 1 महावीर, नंबर 2 बुद्ध, नंबर 3 ऋषभदेव, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पर सी है, ऋषभदेव उनसे पहले थे। प्रश्न 16 है, सिलसिला शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 शिष्य, नंबर 2 भक्ति, नंबर 3 विशेषताओं के बिना, नंबर 4 एक श्रृंखला। तो सिलसिला शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक श्रृंखला। नेक्स्ट है, नवीनतम सिंधु शहर की खोज किसने की थी? तो खोज कौन सी थी? नवीनतम सिंधु शहर की खोज कौन सी थी? तो नंबर 1 है राखीगढ़ी, दूसरा धोलावीरा, तीसरा बनवाली, चौथा भिराना। तो सही उत्तर यहाँ पर है नवीनतम सिंधु शहर की खोज भिराना थी। नेक्स्ट है, ब्राह्मण को दी गई भूमि के रूप में जाना जाता है। नंबर 1 जनहार, नंबर 2 अग्रहार, नंबर 3 दान, नंबर 4 भेंट। तो ब्राह्मण को जो भूमि दी जाती है दान में, उसे अग्रहार के रूप में जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? यहाँ आपको 4 नाम दिए हैं। नंबर 1 हरिहर, नंबर 2 बुक्का, नंबर 3 कॉलिन मैकेंजी, नंबर 4 ए और बी दोनों। तो सही उत्तर यहाँ पर है विजयनगर की जो स्थापना है वो हरिहर बुक्का दोनों ने की थी। डी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। प्रश्न 20 है, राक्षसी तांगड़ी के युद्ध को इस नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 तालीकोटा, नंबर 2 चंद्रगिरी, नंबर 3 अहमदनगर, नंबर 4 बीजापुर। तो इसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगाली यात्री जिन्होंने संयुक्त रूप से ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा को जीत का घर कहा था। नंबर 1 ऑप्शन है डुआर्टे बारबोसा, दूसरा है फरनाओ नुनिज अफगानी निकितन, चौथा है डमिंगो पेस। तो यहाँ वो पुर्तगाली यात्री का नाम आपको बताना है जिन्होंने संयुक्त रूप से ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा को जीत का घर कहा था। तो वो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस थे। अगला प्रश्न है, आलवारों द्वारा रचित मुख्य संकलन था। आपके ऑप्शन है नलियरा दिव्य प्रबंधम, दूसरा नलियरा पूर्व प्रबंधम, तीसरा नलियरा अलवबंधम, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो वो रचित प्रमुख संकलन जो है नलियरा दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 23 है, इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों का नेतृत्व अलवर नयनार ने किया था। दूसरा, अलवर शक्ति के भक्त थे। तीसरा, नयनार विष्णु के भक्त थे। चौथा, सूफी इस्लामी दुनिया का हिस्सा नहीं थे। तो जो ये कथन गलत है, यहाँ इनमें से जो कथन सही है वो है सूफी इस्लामी दुनिया का हिस्सा नहीं थे। प्रश्न 24 है, किस वंश के शासक स्वयं को देवपुत्र मानते थे? ऑप्शन है नंबर 1 कुषाण, नंबर 2 गुप्त, नंबर 3 मौर्य, नंबर 4 सातवाहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कुषाण है। कुषाण वंश के शासक स्वयं को देवपुत्र मानते थे।
यहाँ से बच्चों आपका पार्ट बी शुरू हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प ऐसे हैं जिन्हें तमिलकम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्रा और केरल के कुछ हिस्से। दूसरा महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल के कुछ हिस्से। तीसरा तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा। चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों तमिलकम के नाम से तमिलनाडु, आंध्र और केरल के कुछ हिस्सों को जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और पद की पहचान कीजिए। वस्तुओं को लोगों द्वारा सावधानी से रखा जाता है, अक्सर बर्तन जैसे कंटेनर के अंदर। तो आपके ऑप्शन है खजाना, दूसरा ग्रेवेयर, तीसरा संचय, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो कैसे वस्तुओं को लोगों द्वारा क्या करके रखा जाता है? संचय करके रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है। अक्सर बर्तन जैसे कंटेनर के अंदर संभाल कर रखे जाते हैं, संचय करके रखे जाते हैं। नेक्स्ट है स्तूप की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन आपको जो दिए हैं वो ये हैं। हर्मिका एक बालकनी जैसी संरचना है जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, हर्मिका से आंदा नामक मस्तूल का उदय हुआ। चौथा, एक यष्टि को अक्सर छतरी या छतरी से पार किया जाता था। दूसरा, यष्टि हर्मिका से उत्पन्न हुई। तो बच्चों हर्मिका आप जानते हैं स्तूप के ऊपर जो छतरी नुमा आकार बना होता है उसे हर्मिका कहते हैं। अब आपको यहाँ 4 कथन दिए हैं और उनमें से कौन कौन से कथन सही हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो उत्तर नंबर 4 है, पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों कथन जो हैं वो यहाँ पर जो है वो सही, स्तूप की संरचना के संबंध में बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान करें। यहाँ 2 आपको जानकारी दी हैं। हस्तिनापुर के अंधे राजा, दूसरा दुर्योधन के पिता। अब 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि वो व्यक्ति महाभारत में कौन था। ऑप्शन है नंबर 1 द्रोण, 2 धृतराष्ट्र, सी भीम, डी हिडम्बा। तो कौन थे दुर्योधन के पिता? धृतराष्ट्र, और वही हस्तिनापुर के अंधे राजा भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीति केंद्र थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिया में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। अशोक ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चौथा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया। अब बच्चों आपको बताना है पहला और दूसरा कथन, या तीसरा और चौथा, या चौथा कथन यहाँ पर सिर्फ सही है। तो जो मौर्य साम्राज्य के बारे में कथन है उसमें से जो कथन गलत है वो तीसरा कथन है कि अशोक ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बाकी सारे कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 30 में आपको कथन और कारण दिया गया है और आपको बताना है कि वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं या नहीं करते। कथन है, महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे पिता के गोत्र को त्याग दें और विवाह के बाद अपने पति के गोत्र को ग्रहण करें। कारण, सातवाहन शासकों से विवाह करने वाली महिलाओं ने अपने पति के गोत्र नाम से प्राप्त नामों को अपनाने के बजाय अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा। तो बच्चों यह कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन को सही रूप से उसका स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए हम बी ऑप्शन को यहाँ टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मेल नहीं खाता बुद्ध जीवन का सम्मान। अब ये बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं और इसमें कौन सा कथन मेल नहीं खाता। उनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वैशाली। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर। तो आप यहाँ देख रहे हैं उन्होंने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। उनका जन्म भी लुम्बिनी में हुआ था, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और निर्वाण भी उन्होंने कुशीनगर में प्राप्त किया था। तो बी ऑप्शन को हम इसलिए टिक कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 32 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है यहाँ पर, हड़प्पा की मोहर शायद हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता है।
दूसरा है शोरतुगई नामक स्थल पर नहर से सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा, मोहनजोदाड़ो एक अनियोजित ढंग से बसा हुआ शहर था। चौथा, तांबा कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से लाया गया। अब इन कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो बच्चों यहाँ पर जो तीसरा और चौथा कथन है ये दोनों गलत हैं, इसलिए हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। तीसरा कथन है मोहनजोदाड़ो एक अनियोजित ढंग से बसा हुआ शहर था। नहीं, ये बात सत्य नहीं है। मोहनजोदाड़ो तो बहुत नियोजित ढंग से बसा हुआ शहर था। और चौथा है तांबा कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से लाया गया था, ये भी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महानगर के चरित्र को पहचानिए। पांचों पांडवों की पत्नी, राजा द्रुपद की बेटी। तो आपको बताना है वो द्रौपदी थी, गंधारी थी, कुंती थी या हिडम्बा थी। तो वह द्रौपदी थी जिसका विवाह पांचों पांडवों से हुआ था और जो राजा द्रुपद की बेटी थी। इसी कारण द्रुपद की बेटी होने के कारण उसे द्रौपदी भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 34 है, देश को प्राचीन कला की मौलिक कृतियों से लूटने देना मुझे एक आत्मघाती और अक्षम्य नीति प्रतीत होती है, यह किसने कहा? आपके ऑप्शन है नंबर 1 कॉलिन मैकेंजी, दूसरा वॉल्टर एलियट, तीसरा एच कोल, चौथा जेम्स प्रिलिप। तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है, ये कथन जो है एच कॉल का है, उन्होंने ये बात कही थी। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश केंद्र पाकिस्तान में चले गए। नेक्स्ट है हड़प्पा लिपि को गूढ़ कर दिया गया था। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता में शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चौथा, हड़प्पा में मृतकों को दफनाया गया था। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों कथन जो हैं वो सही हैं। स्वतंत्रता के बाद जो हड़प्पा का क्षेत्र था, सभ्यता का केंद्र था, वो पाकिस्तान में भी चला गया था। हड़प्पा लिपि जो बहुत ही गूढ़ है, जिसको आज तक भी कोई पढ़ नहीं पाया। हड़प्पा सभ्यता में शासकों की प्रमुख भूमिका थी और मृतकों को वहाँ दफनाया भी जाता था। प्रश्न 36 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। यहाँ भी बच्चों वही कथन और कारण वाला प्रश्न है। दावा का किया जा रहा है। पुरातत्वविदों का सुझाव है कि शहरी कोर के उत्तर पूर्वी कोने में अमीर व्यापारी रहते थे, कारण यहाँ अनेक मकबरे, मस्जिदें और उत्तम चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है, ये जो कारण बताया जा रहा है, पुरातत्वविदों ने जो सुझाव दिया कि अमीर लोग रहते थे, क्यों रहते थे? क्योंकि वहाँ पर अनेक मकबरे, मस्जिदें और गुड क्वालिटी के उत्तम जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तन मिले। तो यहाँ कारण और कथन भी सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 37 है, दावा है 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर के शाही ढांचे के भीतर तनाव दिखना शुरू हो गया, कारण उसके उत्तराधिकारी विद्रोही नायक या सेना प्रमुखों के विरुद्ध खड़े होने में सक्षम नहीं थे, जो विजयनगर के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। तो कारण और कथन सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 38 में भी आपको कारण और कथन ही मिल रहा है। दावा है विजयनगर किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कृषि क्षेत्रों का समावेश था, कारण शासक घेराबंदी और उसके परिणामों का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार थे। तो इसमें भी कारण और कथन दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की पुष्टि कर रहा है। प्रश्न नंबर 39 है, यहाँ पर आपको जोड़े मिलाने हैं। एक तरफ सूफी संत हैं, सामने उनके क्षेत्र दिए हुए हैं। तो आप देखिए, पहला है टोंडारा पिंडिपोली महाराष्ट्र, मुक्ताबाई कर्नाटक, बसवाना उत्तर प्रदेश, रैदास तमिलनाडु। तो यहाँ पर पहला वाला जो है टोडारा डिपोडी, यह तमिलनाडु है। उसके बाद दूसरा जो है मुक्ताबाई, वह उत्तर प्रदेश है। तीसरा है आपका बसवाना, ये है आपका मिलता महाराष्ट्र। और रैदास जो है, रैदास आपके महाराष्ट्र में हुए और बसवाना जो है ये आपका कर्नाटका से मैच खा रहा है। तो इसमें जो एक है वो आपका सही उत्तर है। अगला है प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, मीराबाई भक्ति आंदोलन की संत थी। दूसरा, वह मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह की बेटी थी।
तीसरा, उनकी शादी मेवाड़ के सिसोदिया में हुई थी। चौथा, वह भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए समर्पित थी। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो बच्चों, मीराबाई के बारे में ये जो सारे कथन हैं ये बिल्कुल सत्य हैं। वो भक्ति आंदोलन की संत भी थी, राणा रतन सिंह की बेटी भी थी, मेवाड़ के सिसोदिया वंश में उनकी शादी हुई थी और वो कृष्ण भक्ति के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। अब यहाँ पर बच्चों आपको ये देखिए एक चित्र दिखाया गया है और इस चित्र पर आधारित प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ऊपर दी गई छवि भगवान की नटराज के रूप में है। तो ये कौन से भगवान है आपको ये बताना है, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा या शिव। तो आप सभी जानते हैं ये नटराज की शिव की मूर्ति है। प्रश्न नंबर 42 है, लंबी दूरी के सामान के बैग को सील करने के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं। संचार, आपको निम्न में से क्या गलत लगता है। गांठ पर गीली मिट्टी चिपकी हुई थी, मिट्टी पर मोहर लगाकर छाप छोड़ी गई। सीलिंग ने प्रेषक की पहचान नहीं बताई। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो सीलिंग ने प्रेषक की पहचान नहीं बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन और कारण है। कथन है, बुद्ध ने सामाजिक दुनिया को दैवीय उत्पत्ति के बजाय मनुष्य के निर्माण के रूप में माना। कारण, इसलिए उन्होंने राजा और गृहपति को मानवीय और नैतिक सलाह दी। तो बच्चों इस यहाँ पर जो कथन और कारण है वो दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44, बौद्ध साहित्य में बुद्ध के प्रथम उपदेश के रूप में जाना जाता है। ए है महाभिनिक्रमण, दूसरा महापरिनिर्वाण, तीसरा धर्मचक्र प्रवर्तन, चौथा महाबोधि। तो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। जो सांची को वृक्ष और नाग पूजा का केंद्र मानते थे वो कौन थे। कॉलिन मैकेंजी थे, वाल्टर एलियट थे, H. कॉल थे या जेम्स फर्ग्यूसन थे। तो बेटे उनका नाम था जेम्स फर्ग्यूसन, जो सांची को वृक्ष और नाग पूजा का केंद्र मानते थे। मुद्रा शास्त्र डैश का अध्ययन है। नंबर 1 है शिलालेख, नंबर 2 सिक्के, नंबर 3 पांडुलिपियाँ, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो मुद्रा का अर्थ होता है सिक्के। तो जो मुद्रा शास्त्र है वो सिक्कों का अध्ययन करता है। यहाँ से आपका सी पार्ट प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पर सी पार्ट में देखिए ये सबसे पहले आपको ये दिखाया गया है एक चित्र। इस चित्र पर आधारित प्रश्न है कि यह रामायण से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है या पुराण से लिया गया है या जातक कहानियों से लिया गया है। तो बच्चों यह मूर्ति रामायण से ली गई है। इसमें रामायण का वर्णन है। प्रश्न नंबर 48 है, उपरोक्त मूर्ति किस मंदिर में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है विरूपाक्ष, नंबर 2 विट्ठल, नंबर 3 हजाराराम, नंबर 4 पंप देविक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि यह हजाराराम मंदिर में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 49 है, इस मूर्ति से युक्त मंदिर स्थित है। नंबर ए ऑप्शन है रॉयल सेंटर, नंबर 2 ऑप्शन है शहरी कोर, नंबर 3 बाहरी शहरी, नंबर 4 दोनों ए और बी। तो रॉयल सेंटर में यह मूर्ति से युक्त मंदिर स्थित है, जो मूर्ति आपको ऊपर चित्र में दिखाई गई है। चित्रित मूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें नृत्य के दृश्य हैं, हाथियों को चित्रित किया गया है, घोड़ों को चित्रित किया गया है या उपरोक्त सभी को चित्रित किया गया है। तो आप देख रहे हैं इसमें नृत्य के दृश्य भी हैं। मैं एक बार आपको पुनः मूर्ति दिखाती हूँ। तो आप देखिए इसमें नृत्य के दृश्य भी हैं, हाथी और घोड़े भी दिखाए गए हैं आपको। ये देखिए नीचे हाथी हैं, ऊपर घोड़े हैं, ऊपर नृत्य के दृश्य आपको दिखाए गए हैं। तो इस तरह से इसमें घोड़ों को, हाथियों को, नृत्य के दृश्यों को सबको चित्रित किया गया है। विजयनगर के शासक इस देवता की ओर से शासन करने में विश्वास करते थे। आपको ऑप्शन मिल रहे हैं शिव, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 विरूपाक्ष, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो जो विरूपाक्ष थे ये विजयनगर शासकों के कुल देवता थे, मुख्य देवता थे और वो इसी देवता की ओर से शासन करने में विश्वास रखते थे। प्रश्न नंबर 52 है, इस स्थान का नाम बताइए जहाँ यह मंदिर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है नंबर 1 हम्पी,
नंबर 2 बीजापुर, नंबर 3 पेनुकोंडा, नंबर 4 चंद्रगिरी। तो यह हम्पी नामक जगह पर ये मंदिर स्थित है। उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको दिया गया है। धर्मसूत्र और शास्त्रों में 4 श्रेणियां या वर्गों के आदर्श व्यवसायों के बारे में भी नियम है। ब्राह्मणों को वेदों का अध्ययन और पढ़ाना, बलिदान करना और उपहार देना और प्राप्त करना था। युद्ध में क्षत्रियों में युद्ध शामिल होना था। लोगों की रक्षा करना और न्याय करना, वेदों का अध्ययन करना, बलिदान करना और उपहार देना था। अंतिम 3 व्यवसाय भी वैश्यों को सौंपे गए थे, जिसके अतिरिक्त कृषि, पशुचारण और व्यापार संलग्न में होने की उम्मीद की जाती थी। शूद्रों को केवल एक ही पेशा सौंपा गया था, 3 उच्च वर्णों की सेवा करना। तो आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ में आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो आपको यहाँ सही विकल्प चुनना है। ए, धर्मशास्त्र सभी वर्णों के आदर्श व्यवसाय के बारे में शासन करते हैं, कारण प्राचीन भारत में 4 वर्ण प्रचलित हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ए और बी दोनों कथन सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समाज के वर्ण में चौगुने वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे क्रमशः सर्वोच्च और निम्नतम स्थान दिया गया? ब्राह्मण और शूद्र, व ब्राह्मण और वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, या वैश्य और क्षत्रिय। तो बच्चों आपने अभी ऊपर पढ़ा ही, ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और शूद्र को सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सूत्रों में वर्णित वर्ण व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? यह जन्म पर आधारित था, यह व्यावसायिक विशेषज्ञता को बढ़ावा देता था, इससे दोनों वर्णों के बीच एक एकता पैदा की, दोनों ए और बी। तो यहाँ पर सही उत्तर है दोनों ए और बी। एक तो यह व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, जिस धर्म में, जिस वर्ण में जिसका जन्म हुआ था वो उसी के समान अपना जीवन व्यतीत करता था। दूसरा, उसकी व्यावसायिक विशेषज्ञता को भी ये बढ़ावा देता था। पिता भी वही काम करते थे, आगे उनके बच्चे भी फिर वही काम करते थे, तो उनकी व्यावसायिक विशेषज्ञता इससे बढ़ती थी। प्रश्न 56 है, ब्राह्मणों के कर्तव्य का उल्लेख कीजिए। क्या थे? वेदों का अध्ययन और पढ़ाना, बलिदान, उपहार प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। तो ब्राह्मणों के कर्तव्य यह उपरोक्त सभी थे। क्षत्रियों के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। युद्ध, अध्ययन, वेद। तीसरा है बलिदान प्राप्त करें। चौथा उपरोक्त सभी। तो उनका भी ये सारे उपरोक्त सभी उनके भी कर्तव्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों के अनुसार आदर्श व्यवसाय का अर्थ क्या है? सभी समान हैं, वर्णों पर आधारित व्यवसाय, वर्ण व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो व्यवसाय थे वो धर्मसूत्रों के अनुसार आदर्श व्यवसाय थे। अब बच्चों ये अगला जो है आपका ये मैप का प्रश्न है। इसमें आपको कुछ जगहें चिन्हित करके दी जाएंगी, आपको बताना होगा वो क्या हैं, उन स्थानों की पहचान करनी होगी और कुछ स्थान आपको यहाँ भरने के लिए भी आएंगे। तो इस तरह से ये आपका एक हिस्ट्री का सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर था जो हमने इस वीडियो में सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूसरे जो सैम्पल पेपर्स के वीडियो हैं उनके लिंक डाल दूँगी। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो उन्हें भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।